Hey guys, this is Karthik Pandey and you are watching Neura Online Coaching. Guys, जो हमारे कैमरामैन उन्होंने अभी कुछ देर पहले बोला कि आज बहुत ज़्यादा ऑफ लग रहे हो, ठीक है ना, वीडियो शूट कर रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे हो। मैंने कहा कि हम अच्छे कब लगते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि आज तीन वीडियो शूट कर ली ना, चार वीडियो शूट कर ली, क्योंकि आज पूरा का पूरा दिन मेरा ही था, पूरे दिन मेरी ही वीडियो आनी थी, ठीक है ना। पूरे के पूरे शेड्यूल में क्रैश कोर्स में मेरे ही लेक्चर थे, तो इसलिए लेक्चर शूट करते करते और चलिए कोई नहीं, बस स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आप लोगों ने देखा होगा, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आज पढ़ने वाले हैं लोग, क्लियर है। स्यूडो फोर्स से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है जिंदगी में आपकी, वो सारी दूर हो जाएंगी। बस इस लेक्चर को शुरुआत से लास्ट तक देख लीजिएगा, और यदि एक बार आप देख लेते हैं और उसके बाद भी आपसे सीधे स्यूडो फोर्स नहीं बनता, तब आप मेरे से बोलिएगा कि भैया आप क्या पढ़ाए हो। और यार जो जानकार पंडित हैं उनको भी बोलूँगा कि आप प्लीज़ यार स्यूडो फोर्स इससे पढ़ने की कोशिश करिएगा, आपको फ़ायदा ही होगा, बेनिफिट ही होगा। एंड इवन फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE एडवांस ऑल्सो, आई विल सजेस्ट देम टू वॉच दिस लेक्चर कम्प्लीटली टिल एंड। क्लियर गाइस? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं स्यूडो फोर्स के बारे में। ये लेक्चर कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि फ्रिक्शन वाला आने वाला था, लेकिन फोर्स का कैसे आ गया, मतलब एनलम का कैसे आया। तो उसके पीछे रीजन ये बच्चा कि भैया फ्रिक्शन का हम लाते, लेकिन मैंने बोला ना कि मैं एनलम पे कुछ 4 या 5 लेक्चर लाना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं आज तीसरा लेक्चर लेके आ गया। चलो देखते हैं स्यूडो फोर्स होता क्या है, ठीक है। देखो, जैसे मैं एक बात करता हूँ कि एक हमारे पास एक बॉक्स है या एक लिफ्ट है, ठीक है। वहाँ पे एक लिफ्ट के अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है ऐसे m मास का, ठीक है। और ये लिफ्ट ऊपर की ओर a एक्सीलरेशन से जा रहा है, ठीक है। और उसके अंदर एक ऑब्जर्वर बैठा है आप, और एक बाहर बैठा ऑब्जर्वर मैं। कहने का मतलब 2 ऑब्जर्वर है, एक ग्राउंड में है और एक कहाँ पे है, उस सिस्टम के अंदर खुद बैठा है। तो जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ऑब्जर्वेशन का सिस्टम, जहाँ पे हम बैठ के और सामने वाली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। क्लियर है? जैसे कि हम अर्थ में बैठे हुए हैं, या लेट अस सपोज हम बस में बैठे हुए हैं और बाहर के पेड़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बस क्या हुई, हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुई। क्लियर है गाइस? मतलब उसके रिस्पेक्ट में मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाला हूँ, इसीलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम चीज़ों को जज करेंगे, दैट इज नोन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो देयर आर 2 काइंड, इनर्शियल, नॉन इनर्शियल। इनर्शियल उनको बोलते हैं जिनका एक्सेलरेशन 0, जिन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। और नॉन इनर्शियल किसको बोलेंगे? उन्हें बोलेंगे जिनका एक्सेलरेशन नॉन 0 होता है। मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इन रियलिटी इन दिस अर्थ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज हम कहीं ना कहीं अर्थ भी तो एक एक्सेलरेटेड मोशन ही दे रहा है भैया, कहीं ना कहीं एक सर्कुलर मोशन दे रहा है यदि, ठीक है, भले वो इलिप्टिकल है। तो कर्वीनेचर मोशन, दैट मींस देयर इज सम एक्सेलरेशन ड्यू टू विच वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। सो अर्थ के रिस्पेक्ट में हम किसी भी चीज को ऑब्जर्व करें तो ये सब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन अर्थ का एक्सेलरेशन यदि निग्लेक्ट करते हैं, assuming that earth is very very large body and the acceleration will be very 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 small, ऐसा मतलब मान ले और बोल दे कि अर्थ acceleration is neglected, then we can treat this ground or this earth as inertial frame of reference. Clear guys? और उसके रिस्पेक्ट में चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैं बाहर बैठा हूँ, मतलब मेरा एक्सेलरेशन 0 है, और उस पर्सन का जो A है उसका एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, A के बराबर ही होगा, ठीक है। तो मैं जज करने की कोशिश करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू A। मैं मास m का यदि फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो मुझे क्या दिख रहा होगा, ऊपर की ओर नॉर्मल डायरेक्शन n लग रहा होगा, नीचे की ओर mg लग रहा होगा। एम आई करेक्ट? और वो बॉडी उसे रेस्ट में दिख रही होगी। भाई हम कार में बैठे होते हैं तो क्या हमें कार का ड्राइवर मूव करते हुए दिखता है? नहीं ना, कार का ड्राइवर भी तो हमें रेस्ट में ही दिखता है। एम आई करेक्ट? सो उसका एक्सेलरेशन कुछ नहीं दिख रहा होगा, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में दिख रही होगी। किसे? A को। मतलब A को दिख रहा होगा, अरे जैसे क्योंकि भैया लिफ्ट मूव कर रही है तो बॉक्स भी मूव कर रहा होगा, A भी मूव कर रहा होगा, तो A को लग रहा होगा अच्छा ठीक है, A तो ऐसे ही रखा है, कहीं ना कहीं एक मतलब बॉडी जो है वो ऐसे ही रखी हुई है, इक्विलिब्रियम में मेंटेन्ड है। तो उसके लिए क्या दिखता है? उसके लिए दिखता है n = mg। ओके, फिर अब मैं विद रिस्पेक्ट टू बी ऑब्जर्व करूं, तो विद रिस्पेक्ट टू मैं बी ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है कि ऊपर की ओर n लग रहा होगा, मतलब बी को क्या दिख रहा होगा बॉडी के बारे में, ऊपर की ओर n लग रहा है, नीचे की ओर mg लग रहा है, और ये साथ में बॉडी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर जा रही है। तो इसके लिए न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? n = mg + ma
मतलब वही वाला n माइनस एम जी इक्वल टू एम ए लिखते तो एम जी इधर चला गया तो ये आ गया। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कुछ और आ रही है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कुछ और आ रही है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि भैया सेम बॉडी पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू जो आ रही है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ रही है, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑब्जर्वर्स डिफरेंट आ रही है। तो इनमें से या कि ये सही है या कि ये सही है, हाँ, या कि ये सही है या कि ये सही है। तो अब कुछ लोग क्या कह देते हैं कि भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वैलिड नहीं होते। काहे नहीं वैलिड होते भाई? कौन बोला है वैलिड नहीं होते? सब वैलिड होते हैं। तुम्हारी आंखें फूटी होती है, तुम उसको देखते नहीं हो सही तरीके से। सही तरीके से देखो तो समझ में आए। कैसे? ये बोलेगा जो बॉडी ए है, ये क्या बोलेगी कि भैया इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो mg के बराबर लग रहा है। उसको तो यही लगेगा, मतलब बॉडी ए को लगेगा कि उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, मात्र उसके ऊपर मात्र लग रहा है mg, मतलब नॉर्मल रिएक्शन n के बराबर लग रहा है फोर्स। और वो बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम में है। अब बोल दो कि भैया न्यूटन लॉज ऑफ मोशन यहाँ वैलिड नहीं है। अरे कहाँ भैया वैलिड है, तुम ऑब्जर्वेशन गलत कर रहे हो। कहीं ना कहीं एक और ऑब्जर्वेशन गलत है। व्हाई इट इज फॉल्स? बिकॉज द रीजन इज कि वो मान रहा है कि बॉडी, दैट पर्टिकुलर बॉडी m इज इन इक्विलिब्रियम और नॉन एसिलरेटिंग। लेकिन ऐसा नहीं है, इन रियलिटी वो एसिलरेट कर रही है, वो बॉडी m एसिलरेट कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब उसने ऑब्जर्वेशन ही गलत लिया है। तो जब ऑब्जर्वेशन गलत लिया है तो भैया उसके द्वारा दिया हुआ कोई भी रिजल्ट कैसे सही हो सकता है? That's why this particular result will be false. लेकिन जो यहां से विद रिस्पेक्ट टू बी है, जो बी है उसे दिख रहा है कि भैया बॉडी ए से ऊपर की ओर एक्सेलरेट भी हो रही है। सो इसके द्वारा जो भी ऑब्जर्व रिजल्ट्स हैं वो सही है। तो क्वेश्चन ये आता है कि तो सर ये बताओ कि मान लो मुझे कोई बॉडी ऑब्जर्व करनी होगी तो क्या हम हरदम लिफ्ट के बाहर आके ऑब्जर्व करेंगे? मतलब हम पहले लिफ्ट के बाहर आए, फिर हम ऑब्जर्व करें, फिर लिफ्ट में बैठे, फिर ऊपर जाए ना। तो इसीलिए हम एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं स्यूडो फोर्स का। क्लियर गाइस? स्यूडो फोर्स का, दैट इज नोन एज फॉल्स फोर्स, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। स्यूडो फोर्स का कोई भी लेना देना नहीं होता न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से। क्लियर गाइस? एंड इट इज ओनली फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट इज ओनली फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वो स्यूडो फोर्स का काम क्या होता है? वो मात्र स्यूडो फोर्स का काम ये होता है कि जो हमने गलत ऑब्जर्वेशन किया है उसको हम सही कर दें। मतलब जो हमने ऑब्जर्वेशन जल्दीबाजी में या गलती से गलत ऑब्जर्व कर लिया था कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम और बॉडी इज नॉन एक्सेलरेटिंग, उसको अपन क्लेरिफाई करने के लिए या उसको सही करने के लिए हम लोग स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लाते हैं। और उस स्यूडो फोर्स की जो वैल्यू आती है, एफ स्यूडो की जो वैल्यू आती है स्यूडो फोर्स की, वो क्या होती है? वो माइनस m इंटू ए आई फ्रेम, मतलब माइनस m इज द बॉडीज मास, मतलब जिस बॉडी पे हमें स्यूडो फोर्स लगाना है उसका मास, इनटू नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच वी आर ऑब्जर्विंग समथिंग और ऑब्जर्विंग दैट बॉडी। मतलब बॉडी बी पे हमें स्यूडो फोर्स लगाना है तो हम किधर की ओर लगाएंगे? हम लगाएंगे हमारे एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब यदि हम ऐसे इधर की ओर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो उस पे किधर की ओर स्यूडो फोर्स लगाएंगे? उधर की ओर लगाएंगे। क्लियर गाइस? और उस स्यूडो फोर्स का अमाउंट कितना होगा या मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो वो होगा उसका मास और हमारा एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। उसका मास, हमारा एक्सेलरेशन माइनस साइन के साथ। क्लियर गाइस? सो ये हो जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। अब मैं यहां से तो विद रिस्पेक्ट टू बी तो मेरे रिजल्ट ये आए। अब मैं विद रिस्पेक्ट टू ए निकालने की कोशिश करता हूं दोबारा अपनी गलती को सुधारने के बाद। तो m के ऊपर ध्यान से देखो तो एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n और एक नीचे की ओर लग रहा है mg। और साथ में आप ध्यान से देखिए तो ए जो है ए कहां की ओर जा रहा है? ए ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है दैट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो बॉडी एम पे स्यूडो फोर्स किधर की ओर लगेगा? दैट विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ दैट बॉडी ऑन विच वी हैव टू अप्लाई स्यूडो फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सेलरेशन ऑफ दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है? तो वो ऊपर की ओर जा रहा है तो इस पे एक स्यूडो फोर्स आएगा Fp जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इट विल बी इक्वल टू
MA, ठीक है ना, क्योंकि भैया सिस्टम में ए एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है तो भैया ए का भी जो ए का एक्सीलरेशन होगा वो भी ऊपर की ओर होगा, तो इसके ऊपर नीचे की ओर स्यूडो फोर्स लगा दो। नाउ अब उस बॉडी को हम कह सकते हैं कि दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब भैया जो बी को दिख रहा था, सॉरी जो ए को दिख रहा था, अब हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना जहर को जहर काटता है। क्लियर है भैया? तुमने गलत ऑब्जर्वेशन लिया तो हमने एक और स्यूडो फोर्स लगा दिया वहां पे, अपने मन से लगा दिया। क्लियर है? जो कि तुम्हारे द्वारा की गई हुई गलतियों को अपने आप सुधार देगा। अब तुम जो भी ऑब्जर्व कर रहे हो वो तुम्हारे हिसाब से सही है। तो अब तो हमें बॉडी रेस्ट में दिख रही है या बॉडी हमें इक्विलिब्रियम में दिख रही होगी, मतलब ए को बॉडी इक्विलिब्रियम में दिख रही होगी। इसका मतलब क्या हुआ? नेट फोर्स ऑन द बॉडी इक्वल टू 0। तो ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस जो होंगे वो नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस के बराबर होंगे, तभी तो भैया बॉडी इक्विलिब्रियम में मेंटेन रह पाएगी। मैच कर लो भाई, दोनों सेम रिजल्ट है कि नहीं है? और साथ में यही रिजल्ट आज हमने कुछ देर पहले आप लोगों को इसके पहले लेक्चर में पढ़ाया था कॉन्सेप्ट ऑफ वेट में। जिन लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा उनको समझ में आ गया होगा ये। अभी यदि मान लो लिफ्ट हमारा कहाँ जा रहा होता, अभी यदि यहीं पे लिफ्ट हमारा नीचे की ओर आ रहा होता विद एक्सीलरेशन ए और यहाँ पे मास m बॉडी रखी होती। अब हम इसको ऑब्जर्व करते तो ये बॉडी हमें रेस्ट में दिख रही होती, जो कि गलत था, मतलब एक्सीलरेटेड नॉन एक्सीलरेटेड दिख रही होती, जो कि गलत था। कहीं ना कहीं ये बॉडी भी एक्सीलरेटेड है तो हम एक स्यूडो फोर्स लगाते। तो चलो FBD बनाते हैं। स्यूडो फोर्स लगाने के बाद तो नीचे की ओर टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ mg लग ही रहा होता और साथ में ऊपर की ओर n लग रहा होता, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपोजिट में एक फोर्स लगता है दैट इज नोन एज स्यूडो फोर्स। ठीक है ना? तो वो ऊपर क्यों लगता है? क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस नीचे क्यों मूव कर रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता? मास ऑफ दैट बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। तो ये एम ऊपर क्यों लग गया? अब भैया ये बॉडी हमें रेस्ट में दिख रही है, नॉन एक्सेलरेटेड दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप फिर से इक्वेट करा लो, ऊपर की ओर लगने वाले फोर्सेस इक्वल टू नीचे की ओर लगने वाले फोर्सेस, तभी भैया सिस्टम इक्विलिब्रियम में मेंटेन रहेगा। तो n प्लस ma इक्वल टू mg, तो यहां से क्या आ गया? n इक्वल टू m इंटू g माइनस a। क्लियर गाइस? तो ये रीजन हो गया कि भैया जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है एक्सीलरेट करते हुए तो हमें वेट भारी महसूस होता है, या मतलब अपना जो वेट है वो बढ़ा हुआ महसूस होता है, और जब वही लिफ्ट नीचे की ओर आती है एक्सीलरेट करते हुए तो हमें अपना वेट घटा हुआ महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वेट इज द नॉर्मल रिएक्शन, मतलब जो वेट होता है दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय द फ्लोर और नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय द वेगिंग मशीन। क्लियर है? तो ये मैंने बहुत ही इजी प्रॉब्लम समझाई आप लोगों को स्यूडो फोर्स की मदद से। ठीक है ना? अभी मैं पुली की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराता हूँ स्यूडो फोर्स की मदद से, जिससे कि हमारे मन में ना एक जो वो है ना जिसे कहते हैं कि डर है स्यूडो फोर्स का, वो निकल जाए। चलो मैं दिखाता हूँ कि स्यूडो फोर्स से किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं कैसे। आओ तो देखो मैं पुली वाला कॉन्सेप्ट लूंगा, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट, आप लोग जो ऑलरेडी रट के आए हुए होते हो 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 वाला कॉन्सेप्ट, टेंशन t की वैल्यू, और साथ में तुम लोग रटे होते हो कि उसका एक्सेलरेशन होगा जो वो होगा m2g माइनस m1g अपॉन m1 प्लस m2। जैसे ये दो पुली हैं, ठीक है बच्चा, मतलब एक पुली है उससे दो बॉडीज कनेक्टेड है, मास m1 है एंड m2 है। अब पूछता है कि वायर में टेंशन t कितना होगा और एक्सेलरेशन कितना होगा, तो वो ऑलरेडी आप लोग को पता होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2g माइनस m1g अपॉन m2 प्लस m1, कंसीडरिंग दैट mass m2 is greater in comparison to m1 and tension t will be equals to 2m1 into m2 upon m1 plus m2 जी। क्लियर है? तो ये दोनों चीजें अपन निकालते हैं, जो बेसिक इक्वेशंस बना के निकालते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और बेसिक इक्वेशन करके निकालते हैं। मैं इसको आज आपको सिखाता हूँ स्यूडो फोर्स से। चलिए, तो मानता हूं कि ये सिस्टम ऐसे जा रहा होगा, ठीक है? आप यहाँ पे जाके बैठ जाइए, आप यहाँ पे जाके बैठ जाइए। जब आप वहां पे जाके बैठ जाएंगे तो जो यदि सिस्टम ए एक्सीलरेशन से ऐसे जा रहा था तो आप भी अब ए एक्सीलरेशन से ऐसे जाने लगेंगे। अब आप m2 को ऑब्जर्व करिए, ठीक है ना? आपने किसको हैवियर माना था? चलिए लीजिए मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये m1 मान लिया, m2 मान लिया, क्योंकि m2 हैवियर था ना तो ये ऐसे ऊपर जाएगा। चलो तो m1 का पहले ड्रॉ करते हैं, FBD ऑफ m1, ठीक है ना? तो m1 का FBD ड्रॉ करेंगे तो कैसा दिख रहा होगा, ध्यान से सोचिएगा। तो
M1 पे 2 बाय द सेंटर ऑफ अर्थ एक फोर्स लग रहा होगा M1 जी, और टेंशन T लग रहा होगा ऊपर की ओर। अब जो ऑब्जर्वर है वो ऊपर की ओर जा रहा है ए एक्सीलरेशन से। कहां जा रहा है ऑब्जर्वर, कहां जा रहा है ए एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर जा रहा है। तो वो बॉडी तो उसे नॉन एक्सीलरेटेड दिखेगी ना, मतलब उसे वो बॉडी को उसी में खड़ा है तो वो बॉडी उसके रिस्पेक्ट में कैसे होगी, रेस्ट में होगी, मतलब नॉन एक्सीलरेटेड होगी। एम आई करेक्ट। और जो ऑब्जर्वर है वो कहीं ना कहीं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके बैठ चुका है, मतलब उसके द्वारा जो ऑब्जर्व रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। तो उसको करेक्टिफाई करने के लिए, उसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने से एक स्यूडो फोर्स लेकर के आएंगे जो कि ऑब्जर्वर के अपोजिट में उस बॉडी पे लग रहा होगा। तो ऑब्जर्वर ऊपर की ओर जा रहा है तो इस बॉडी पे नीचे की ओर आ जाएगा एक एफ स्यूडो। क्लियर है, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी m1 इंटू ए के बराबर। m1 दैट इज द मास ऑफ बॉडी, क्योंकि हम जिस बॉडी पे फोर्स लगाते हैं स्यूडो फोर्स उसका मास लेते हैं और ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन लेते हैं, लेकिन निगेटिव साइन के साथ। तो ऑब्जर्वर ऊपर की ओर मूव कर रहा है इसीलिए इसमें स्यूडो फोर्स नीचे की ओर लगाया। तो इसके लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, इसके लिए ये तो रेस्ट में दिख रहा है ना कंप्लीटली हमें, तो जब ये रेस्ट में दिख रहा है तो इसके लिए क्या इक्वेशन बन जाएगी, इसके लिए इक्वेशन बन जाएगी T इक्वल टू m1g प्लस m1a। क्यों, क्योंकि दैट बॉडी इज observed by A and with respect to A that body will be in rest because both of them are moving with same acceleration. Am I correct? Now come back to the point. अब मैं m2 के बारे में ऑब्जर्वेशन लेता हूं, तो ABD ऑफ m2 लेता हूं। क्लियर है, तो m2 को जब मैं ABD करूंगा तो क्या करूंगा, देखो रे बहुत प्यारा करूंगा, इधर से टेंशन T लगने का, इधर को m2g लगने का। ये तो नॉर्मल, ये तो रियल फोर्सेस थे तो ये लग गए। अब ध्यान से देखो तो ये कहीं ना कहीं एक्सेलरेटेड फ्रेम है ना, ये कैसा है, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो जब ये एक्सेलरेटेड फ्रेम है, मतलब जो ऑब्जर्वर वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो वो कहीं ना कहीं जो ऑब्जर्वेशंस m2 के लिए देगा वो गलत देगा। तो उसको हम सही करने के लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहली बात तो ये कि m2 के ऊपर एक स्यूडो फोर्स लग रहा होगा। हमारा ऑब्जर्वर कहां की ओर मूव कर रहा है, हमारा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है ऊपर की ओर, तो इस पे स्यूडो फोर्स किधर की ओर आएगा, नीचे की ओर। तो इसके ऊपर एक और फोर्स आ जाएगा एफ स्यूडो। क्लियर है, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी m2a। m2a क्यों लिया, क्योंकि भैया इसका मास, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर विद नेगेटिव साइन, That's why that is m2a। अब अभी भी क्या, हाँ एक चीज, ये तो हमने फोर्सेस दिखा लिए, लेकिन a को दिख क्या रहा होगा, a को क्या m2 रेस्ट में दिख रहा होगा, नहीं a m2 को सॉरी मतलब जो a को होगा a को m2 रेस्ट में कतई नहीं दिख रहा होगा। क्यों, क्योंकि मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि यदि एक कार v की वेलोसिटी से आती है और हम v की वेलोसिटी से ऐसे जा रहे होते हैं तो वो हमें रेस्ट से नहीं दिखती, रेस्ट में नहीं दिखती, वो हमें 2v की वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखती है। एम आई करेक्ट, 2v की वेलोसिटी से मूव करते हुए दिखती है। कहां की ओर, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में। कहां की ओर, हमारे अपोजिट डायरेक्शन में। और वही चीज एक्सीलरेशन के साथ भी होगी। यदि वो ए एक्सीलरेशन से इधर की ओर जा रहा है और हम ए एक्सीलरेशन से इधर की ओर जा रहे हैं तो हमें उसका एक्सीलरेशन कितना दिखेगा, 2a। हमारे रिलेटिव कितना दिखेगा, 2a दिखेगा। a माइनस माइनस ऑफ a दैट इज 2a, जब वेक्टोरियली ऐड करके देखेंगे तो a को क्या दिख रहा होगा, a को दिख रहा होगा कि इसके ऊपर जो एक्सीलरेशन है वो कितना है, 2a है। मतलब ये बॉडी कितने एक्सीलरेशन से मूव कर रही है, 2a के एक्सीलरेशन से मूव कर रही है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। किसको महसूस हो रहा होगा, a को महसूस हो रहा होगा, दैट ऑब्जर्वर को महसूस हो रहा होगा। और ऑब्जर्वर इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, दिस बॉडी इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बोथ हैव सेम एक्सीलरेशन। सो ऑब्जर्वर assume itself to be in rest. So with respect to observer that mass m2 will be looking like कि भैया वो नीचे की ओर जा रहा with acceleration 2a। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आपको क्लियरली कि 2a कैसे आ रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर a एक्सीलरेशन से इधर की ओर जा रहा है, मास m2 इधर की ओर a एक्सीलरेशन जा रहा है। तो भैया ये अपने आप को यदि रेस्ट में मानेगा तो ये 2a एक्सीलरेशन से इधर की ओर जा रहा है, या रिलेटिव निकाल लेना, रिलेटिव एक्सीलरेशन। ठीक है, अब इसके ऊपर लगाइए, देखिए इसको ऑब्जर्वर को ये बॉडी रेस्ट में दिख रही थी क्योंकि दोनों सेम एक्सीलरेशन से इन सेम डायरेक्शन जा रहे थे, तो भैया रिलेटिव एक्सीलरेशन 0 आ रहा था। ठीक है, इसीलिए उसका एक्सीलरेशन 0 दिख रहा था, तो हमने ये ऐसे लगाया, हमने मतलब वहां पे फोर्सेस को बैलेंस करा दिए। लेकिन यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ऐसे, तो भैया a के रिस्पेक्ट में b जो होगा वो मतलब a के रिस्पेक्ट में जो मास m2 होगा उसका एक्सीलरेशन 0 नहीं दिखेगा बल्कि 2a दिखेगा। तो जब 2a दिखेगा तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब लगा दो,
समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है? समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी। तो इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस कौन कौन से हैं? नीचे की ओर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? तो नीचे की ओर फोर्सेस लग रहे हैं m2a प्लस m2g, है ना। और ऊपर की ओर कौन सा फोर्स लग रहा है? माइनस टी इक्वल टू m2 इंटू 2a। क्लियर गाइस? तो यहां से आप जैसे ही कट करेंगे तो ये क्या बचा? ये बचा आपका m2a, तो ये हो गया m2g माइनस t इक्वल टू m2a, और ये हो गया आपका t माइनस m1g इक्वल टू m1a। दोनों को जोड़ दो, ये निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, ये निकाल लो। हाँ, हो गया ना खत्म भाई, खत्म। क्या देख रहे हो? स्यूडो फोर्स जो तुमने इतना कठिन माना था, फोड़ दिया अपन ने। स्यूडो फोर्स से अपन ने इसको निकाल दिया, चिपका दिया इस क्वेश्चन को। इसके क्वेश्चन गया, बस खत्म भाई। कठिन था ही नहीं हमारे लिए, बहुत इजी था भाई ये। बस स्यूडो फोर्स में करना क्या है? स्यूडो फोर्स का मतलब ये है कि भैया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दिया गया ऑब्जर्वेशन जो होता है वो यदि गलत है तो उसको हम करेक्ट करने के लिए एक अपने मन से एक फोर्स ला दिए, जिसका जो वैल्यू होगा या जिसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो उस बॉडी के मास मल्टीप्लाइड बाय मेरे एक्सीलरेशन के बराबर होगा। और जब डायरेक्शन डिसाइड करेंगे तो वो मेरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। दैट्स ऑल, बात खत्म। सो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक क्वेश्चन। अभी मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं तो और मजा आएगा उसे सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं। नाउ देखो, अब मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं कि उसमें जो स्मॉलर मास m है वो कैपिटल M के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, उसके लिए फोर्स F की क्या वैल्यू होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ फोर्स F सो दैट स्मॉल m कैन बी इन रेस्ट with respect to capital M if the force F is applied like this। मतलब क्वेश्चन ये है कि भैया इस पर्टिकुलर बॉडी पे, इस पर्टिकुलर जो ये बॉडी है, ठीक है ना, इसके ऊपर कैपिटल F की वैल्यू कितनी लगाई जाए कि कैपिटल M के रिस्पेक्ट में स्मॉल m हरदम रेस्ट में रहे। ठीक है, तो मैं इसको दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक बार इनर्शियल से सॉल्व करके दिखाऊंगा और एक बार नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो एक बार चलिए, जो आदमी बाहर बैठा है उसके रिस्पेक्ट में क्या दिख रहा होगा? तो जो आदमी बाहर बैठा है उसके लिए दिख रहा होगा कि भैया यदि दोनों ये एक साथ मूव कर रहे हैं, मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू नेट मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। तो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होगा ए की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? कैपिटल F अपॉन कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ओके कूल, मैंने ये मान लिया। चलो अब इंडिविजुअल बॉडीज का एबीडी बनाओ। तो स्मॉल m का एबीडी बनाओगे आप एक काम करो, स्मॉल m का एबीडी बनाओ। तो स्मॉल m का जब एबीडी बनाओगे तो क्या आ रहा होगा? ध्यान से देखना, ऊपर की ओर ऐसे नॉर्मल रिएक्शन n आ रहा होगा, है ना। अब ऐसे था, ये एंगल थीटा था, याद करिए वहां पे, ध्यान से देखिए, ये एंगल आपका थीटा था, तो ये भी क्या हो जाता? थीटा हो जाता। तो ये 90 माइनस थीटा, तो मतलब ये आपका थीटा हो जाता। क्लियर गाइस? ये आपका थीटा हो जाता और इसके ऊपर एक नीचे की ओर फोर्स लग रहा होता mg। ओके, और इस बॉडी का इधर की ओर एक्सीलरेशन a दिख रहा होता हमें, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो मूव करते हुए दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में किस में है? रेस्ट में। दैट्स व्हाई। हेलो, हाँ भैया, आपका फोन कट कर रहा हूँ अभी, तो आपको समझ में नहीं आ रहा, प्लीज 5 मिनट कॉल करता हूँ मैं आपको। ओके, कम बैक टू द पॉइंट। मैं ये बोल रहा हूं कि आप ध्यान से देखो, तो ये बॉडी इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। दैट मीन्स कि भैया कहीं ना कहीं हमें इस बॉडी का मात्र कितना, कौन सा एक्सेलरेशन दिख रहा होगा? ये वाला एक्सेलरेशन दिख रहा होगा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन a। दैट्स ऑल। तो वही एक्सेलरेशन a इधर की ओर हमें महसूस होगा। तो चलो मैं एफबीडी से बनाने की कोशिश करता हूं। तो n का इधर की ओर कंपोनेंट क्या आ गया? n cos थीटा, और इधर की ओर क्या आ गया? n sin थीटा। तो भैया ये इस डायरेक्शन में तुम्हें कोई एक्सेलरेशन दिख नहीं रहा बॉडी का, क्योंकि वो रेस्ट में है इधर की ओर विद रिस्पेक्ट टू दैट कैपिटल M। तो इसका मतलब क्या हो गया?
एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। और इस एन साइन थीटा की वजह से ये बॉडी इधर की ओर मूव कर रही है, तो हम लिख दिए एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए। क्लियर है? ये हमने इक्विलिब्रियम का इक्वेशन यूज कर लिया और ये हमने समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लगा दिया। क्लियर गाइस? अब यहां से इन दोनों को डिवाइड करा दीजिए तो एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एन की वैल्यू निकालना चाहे तो निकालिए, अदरवाइज मत निकालिए। सीधे सीधे आप एक काम करिए कि चलिए यहां से आपको एक बात पता चल जाएगी, ए वाई जी इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, tan थीटा। क्लियर है? मतलब ए की वैल्यू जी tan थीटा आ जाएगी। तो यहां से फोर्स एफ की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी tan थीटा। ये आपका आंसर आ गया। कैपिटल एफ की वैल्यू इतनी होनी चाहिए सो दैट दिस मास कैन बी इन रेस्ट इन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, या बोथ ऑफ देम कैन मूव टुगेदर। अब ओके, कम बैक टू द पॉइंट। मैं इसको दोबारा आप लोगों को समझा देता हूं अच्छे से। दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कैपिटल एफ इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। यहां से हमके एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब मैं इस बॉडी का एबीडी बना रहा हूं। कौन सी बॉडी का? स्मॉल एम का एबीडी बना रहा हूं। तो मुझे नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगती हुई दिख रही होगी इसके ऊपर। उसका एक कंपोनेंट इधर की ओर एन साइन थीटा हो गया, इधर की ओर एन कॉस थीटा हो गया, और नीचे की ओर एम जी लग रहा होगा। और मुझे क्या दिख रहा होगा? और मुझे ये दिख रहा होगा कि जब ये दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये बॉडी मुझे इधर की ओर ए एक्सीलरेशन से मूव करते हुए दिख रही होगी। तो इधर की ओर ए एक्सीलरेशन से किसकी वजह से मूव कर रही है? कहीं ना कहीं इस नॉर्मल रिएक्शन एन के कंपोनेंट की वजह से ही तो मूव कर रही है। तो नॉर्मल रिएक्शन के एन के कंपोनेंट एन साइन थीटा इक्वल टू एम ए लिख दिया, और ये एन कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करा रहा, तभी तो बॉडी हमारी ऊपर नीचे मूव नहीं कर रही है। क्लियर है? तो एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, तो यहां से हमारा ए वाई जी इक्वल टू tan थीटा आ गया, उसको पुट करा दिया, आंसर आ गया। तो ये कब था? जब हम बाहर से ऑब्जर्व कर रहे थे चीजों को। जो हम ये कर रहे थे कि हम सिस्टम को बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा। क्लियर है? अब मैं सिस्टम के अंदर चल के ऑब्जर्व करता हूं चीजों को। चलिए देखते हैं। नाउ गाइस, अब उसी क्वेश्चन को मैं अंदर से जाके ऑब्जर्व करता हूं कि इसमें ये ऐसे था और ये एंगल थीटा था, ये कैपिटल एम मास था, ये स्मॉल एम मास था। ठीक है बच्चा? यहाँ पे फोर्स एफ लग रहा था ऐसे। चलो तो मैं यहाँ पे जाके बैठ जाता हूँ ऐसे। मैं पहले बाहर था, अभी मैं अंदर जाके बैठ गया, तो मैं भी कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ एक्सीलरेट करने लगाऊंगा। मतलब अब एक तरह से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से चीजों को ऑब्जर्व किया जा रहा है। एम आई करेक्ट? तो चलो फिर से हम इसका बनाते हैं एबीडी। तो हम जब अभी स्मॉल एम का एबीडी बनाएंगे तो क्या क्या दिख रहा होगा समझिएगा अपन। एक तो नीचे की ओर फोर्स एम जी लग रहा होगा, एम आई करेक्ट? और इधर की ओर नॉर्मल रिएक्शन एन लग रहा होगा, जिसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इधर की ओर हो जाएगा एन साइन थीटा और इधर की ओर हो गया होगा एन कॉस थीटा। कूल है? हाँ कूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखिए तो ये बॉडी, अब भैया दोनों सिस्टम, जब दोनों बॉडी एक साथ मूव कर रही हैं और हम भी उसी सिस्टम में बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे रिस्पेक्ट में ये बॉडी मुझे रेस्ट में दिखेगी। मतलब मुझे ऐसा दिखेगा कि जो ये बॉक्स ऐसे रखा है ये भी तो मेरे साथ ही चल रहा है ना, इसका मतलब मेरे रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, मतलब मुझे मूव करते हुए नहीं दिखेगा, मतलब मेरे को इसका कोई भी एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा। तो यार आप खुद से बताओ कि आपको कोई भी एक्सेलरेशन नहीं दिख रहा, तो आप कहोगे इसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है। क्या ऐसा सच है? उसके पास एक्सेलरेशन ए है जो कि तुम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो। तो तुम अपनी गलती को सुधारने के लिए एक स्यूडो फोर्स लेकर के आओगे। किधर की ओर? खुद के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो तुम्हारा एक्सीलरेशन किधर की ओर है? इधर की ओर था ए एक्सीलरेशन, तो तुम स्यूडो फोर्स किधर की ओर लाओगे? इधर की ओर लाओगे एफ स्यूडो, जिसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी मास ऑफ दैट बॉडी स्मॉल एम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ तो बाय द वे तीनों का एक्सेलरेशन सेम है, एम का भी, कैपिटल एम का भी और तुम्हारा भी, क्योंकि तुम तो वहीं बैठे ही हो। तो इनटू ए, इतना स्यूडो फोर्स इधर की ओर लग रहा होगा। क्लियर है? और अब यदि तुम्हें बॉडी रेस्ट में दिख भी रही है, नॉन एक्सीलरेटेड दिख भी रही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने एक स्यूडो फोर्स लगा लिया है। तो जब तुमने स्यूडो फोर्स लगा लिया है तो अब तुम्हें ये सिस्टम किस में दिख रहा है? ये बॉडी स्मॉल एम जो है ये रेस्ट में दिख रहा होगा, ये नॉन एक्सीलरेटेड दिख रहा होगा। तो नॉन एक्सीलरेटेड तो तभी होगा जब इस बॉडी के ऊपर नेट लगने वाले फोर्सेस की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मतलब समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या आ जाए? जीरो आ जाए। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन एन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी
एंड इन दिस डायरेक्शन दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स, तभी ये सिस्टम इधर की ओर नहीं मूव करेगा, नहीं तो फिर इधर उधर मूव करने लगेगा ना। और भैया ए के रिस्पेक्ट में तो ये कहीं मूव ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब इधर की ओर लगने वाला फोर्स n sin थीटा इक्वल टू ma के बराबर होना चाहिए। फिर से दोनों को डिवाइड करिए तो क्या आ गया, tan थीटा इक्वल टू a बाई जी। क्लियर गाइस? फिर से वही कैपिटल F बाई कैपिटल M इक्वल टू ए, फिर से वही ए की वैल्यू को आने जाके पुट करा दीजिए, फिर से यहाँ से कैपिटल F की वैल्यू आ गई आपकी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी tan थीटा। तो चाहे आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करो चीजों को, चाहे आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करो चीजों को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई न्यूटन लॉज का लोचा नहीं है। आप कहीं भी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन लगाओ, खुल के लगाओ, दिल से लगाओ, घूमते हुए लगाओ, पार्टी मनाते हुए लगाओ, बस ये ना बोलो कि वैलिड नहीं है। फूटी तुम्हारी आंखें हैं जो तुम बोल रहे हो कि वैलिड नहीं है, मतलब न्यूटन चाचा ऐसे ही कुछ भी बोल के चले जाएंगे क्या यार जब चीजों को सही से ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो तो ये बोल के निकल जाओगे कि द फोर्सेस आर नॉट वैलिड है, कुछ भी ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना, ये गंदी बात है। तो चलो गाइस, ये मैंने आपको कुछ बेसिक चीजें सिखाई हैं कहने के लिए, तो अभी हम इसमें और कठिन क्वेश्चन लगा सकते हैं। बहुत कठिन क्वेश्चंस को हम इजीली चुटकियों में विद द हेल्प ऑफ स्यूडो फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं कराने जा रहा हूं, क्योंकि मेरा यहाँ मेन मुद्दा था कि आपको मैं स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट समझाऊं, मेन मीनिंग क्या है स्यूडो फोर्स का वो मैं आपको समझाऊं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है? इसीलिए मैंने ऐसा ये कराया। देखिए जेईई मेन में इससे ज्यादा तो स्यूडो फोर्स में बहुत ज्यादा कुछ डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन एडवांस में बहुत ज्यादा हाई लेवल का पूछता है कई बार, ठीक है। तो इसीलिए इसका एप्लीकेशन मेंस सीखेगा जेईई एडवांस में। जेईई मेंस के लिए तो इतने क्वेश्चन भी बहुत काफी बता दिए मैंने, ठीक है ना, इतना क्वेश्चन भी जो बता दिया मैंने ये काफी बता दिया है। बस थोड़ा बहुत वेरिएशन, लिटिल बिट वेरिएशन तो पॉसिबल होता ही होता है यार किसी भी एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन में, तो वो जरूर करा सकता है जेईई मेंस वाला भी। तो टेंशन नहीं लेना अपन को, बहुत इजीली फोड़ना है इस क्वेश्चन को। क्लियर है? इन क्वेश्चंस को मतलब आज मैं मान सकता हूं कि आपको स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, और नहीं भी आया है तो भी आप दोबारा इस वीडियो है इसको रिप्ले करके देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। अब देखो यार, मेरा मानना है कि मेरे पास कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि अभी आपकी एज 21-22 है, ठीक है ना, और आप इतनी छोटी एज पे इतनी सारी चीजें कैसे सीख लिए हो, ठीक है यार। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं सीखा हूँ मैं खुद बोलता हूँ कि मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, और ये फैक्ट है यार, क्योंकि जो टीचर्स 10-10 साल की ट्रेनिंग किए हुए होते हैं, 15-15 साल की, तो कहीं ना कहीं यार उनमें और मुझ में डिफरेंस होगा। जो हार्ड वर्क करेगा तो उसमें डिफरेंस होगा, लेकिन मैं भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ। मैंने इन 4 साल में ही 12-12 घंटे पढ़ा के और 8 साल का एक्सपीरियंस गेन कर लिया एक तरह से। तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन मैं एक बात बोलूँगा, एक छोटी सी बात बोलूँगा कि जो मैंने जो भी चीज़ें अर्न कर ली हैं भगवान की दया से और मेरे मम्मी पापा की ब्लेसिंग से, उसके पीछे रीज़न ये रहा है कि मैंने बुक्स को अच्छे से पढ़ा है। क्योंकि बुक्स कहते हैं ना कि बुक्स सबसे अच्छी फ्रेंड्स होती है, तो सच में वो अच्छी फ्रेंड्स होती हैं। आप यदि बुक्स को अच्छे से देखेंगे तो किसी टीचर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मेरे को सुपर 30 में, मतलब जो सेंटर चलता है कानपुर में, उसमें अनंत, इट्स नॉट आनंद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अनंत सर, जो मेरे मतलब आइडियल है, मेरे भगवान है, सब कुछ है वो एक तरह से। तो अनंत सर ने जब हम लोग को फिजिक्स पढ़ाए तो वो दिसंबर के बाद आए थे, या दिसंबर टाइम पे आए थे, आई थिंक कि बहुत ज़्यादा टाइम पास हो चुका था, निकल चुका था, तब वो आए थे। तो काफ़ी चीज़ें सर से हम लोग नहीं पढ़ पाए थे। इवन देन मैंने जेईई एडवांस में अच्छा परफॉर्म किया था, और सर का सपोर्ट तो हर वक्त था। तो उसके पीछे रीज़न बस यही था कि सर ने भी कहा और सब ने यही कहा, और मेरा भी यही मानना था कि बुक्स पढ़ो तो अपन अच्छा करेंगे। क्लियर है? तो ये मैंने बताया। अभी मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जाऊंगा आपके लिए, जो आप करिएगा और कमेंट करके बताइएगा। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, और हरदम करता आया हूँ और फिर से करूँगा, कि प्लीज़ गाइस, यदि आपका थोड़ा भी मन है मेरे को सपोर्ट करने का, या आपको ये क्वालिटी लेक्चर्स लगते हैं या ये कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ यार डोनेट जरूर करिए। आप 5-5 हज़ार लोग इस वीडियो को देखते हैं, 10-10 हज़ार लोग इस वीडियो को देखते हैं। यदि आप 100-100 रुपये भी डोनेट करेंगे, 500-500 रुपये भी यदि डोनेट करेंगे, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है? और देखो यार, इस फ्री क्रैश कोर्स में हम कम से कम नहीं तो 150 से 200 वीडियो देने वाले हैं। यदि एक वीडियो का आप 2 रुपये भी कीमत लगाओ तो भी आप 300 रुपये डोनेट कर सकते हो हम लोग को ईजिली। और यार देखो, मेरा तो ऐसा मानना है कि जब आप कहीं से कुछ सीखो ना, तो उसके बिहाफ में आपको फिर
कुछ ना कुछ देना चाहिए या कुछ ना कुछ फिर करना चाहिए, क्योंकि यार देखो वो बहुत ग्रीडीनेस वाला कॉन्सेप्ट हो जाता है कि आप सीखो भी समझो भी, और जब बात आए सपोर्ट करने की आपकी तो आप पीछे हट जाओ। दैट इज काइंड ऑफ वेरी बैड थिंग। और देखो यार मेरे को तो ये है कि आप चाहे सपोर्ट करो चाहे ना करो, मैं तो हेल्प करने के लिए हूँ तो हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मैं दूसरे अर्निंग सोर्स क्रिएट करूँगा, वहाँ से मैं सर्वाइव करूँगा, बट आई विल हेल्प। सो इट्स काइंड ऑफ रिक्वेस्ट कि यार सपोर्ट कर सकते हो तो करो, और AITS ज़रूर ज्वाइन करो यार, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें मतलब एक तरह से मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत मतलब जिसे कहते हैं विग्रस एक तरह से डिस्कशन होता है, बहुत अच्छा डिस्कशन होता है, डीपली डिस्कशन होता है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्लियर है? तो AITS ज़रूर ज्वाइन करो। AITS ज्वाइन करने के बाद अपना जो फ़ोन नंबर है उसे ईमेल करो। कहाँ मेल करो? न्यू इरा ऑनलाइन कोचिंग @new era online coaching @new era online coaching, सॉरी फ़ोन आया क्या, सॉरी, न्यू इरा ऑनलाइन कोचिंग @gmail.com पे अपना नंबर मेल करिए, उसको हम व्हाट्सएप में ऐड करेंगे, लेकिन वो मेल तभी करिए जब आप AITS ज्वाइन कर लिए, अदरवाइज आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा नंबर। सो इट्स काइंड ऑफ सॉरी फॉर दैट। क्लियर है? चलिए मैं एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ आपके लिए, वो क्वेश्चन करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा था। ठीक है? बहुत छोटा क्वेश्चन है कि ये कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। क्लियर गाइस? ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लीजिए, ठीक है, जिसमें कि मान लीजिएगा कि ये आपका है, इधर की ओर है y, इधर की ओर है x और इधर की ओर है z, ये 3 एक्सिस है एक तरह से। ठीक है? और यहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ है लाइक दिस। क्लियर गाइस? एक बॉक्स ऐसे रखा हुआ है, तो आपको बताना है कि इस बॉक्स पे कितना स्यूडो फोर्स लग रहा होगा। एफ स्यूडो की वैल्यू बताना है ऑन दैट बॉक्स। यदि ये दिया हुआ है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है 2i कैप की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 2i कैप की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जो सिस्टम का या जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, वो कितना है? वो है -3i कैप प्लस 2j कैप। क्लियर है? -3i कैप प्लस 2j कैप, ये एक्सेलरेशन है किसका? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, और इसका मास m है। तो इस बॉडी पे कितना स्यूडो फोर्स लग रहा होगा, इसे सॉल्व करिएगा, बताइएगा। सो गाइस चलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं, बिकॉज मैं थक भी गया हूँ, मेरा गला ही बहुत डाउन हो रहा है, और आप देख सकते हैं हेल्थ मेरा हाल क्या हो रहा है। सो चलिए बने रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो कीप वॉचिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस, एंड वन मोर थिंग आई विल से कि जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ फर्दर अपकमिंग वीडियोस। क्लियर है? सो एक लाइक दीजिए जिससे कि मुझे पता चले कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। कीप वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।